फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं कुशल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ाबिजनेस.com। जी हाँ, बड़ाबिजनेस.com। और आज मैं बात करूंगा कि किसी बिजनेस में एंटर करने से पहले किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान देना चाहिए, आपको मार्केट एनालिसिस कैसे करना चाहिए और क्या स्टेप्स होते हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए किसी नए बिजनेस में एंटर करने से पहले। टोटल मैं आपको 9 स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ कि आप बिज़नेस में मार्केट एनालिसिस कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या एक्वायर करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं या पुराने प्रोडक्ट से एकदम नए प्रोडक्ट में मूव करना चाहते हैं, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं क्या क्या वो ज़रूरी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये कैसे जान पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट बदलने का समय आ गया है। देखिए, 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी बिज़नेस के, चाहे कोई भी बिज़नेस हो। सबसे पहला स्टेप्स होता है सनराइज इंडस्ट्री। जी हाँ, सनराइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिस इंडस्ट्री में जो एक यूनिक इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है और प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ओके, और जब उस प्रोडक्ट का एक्सपेंशन होता जाता है तो मार्केट में कंपटीटर्स इन फ्यूचर आते हैं और आपको कंपटीशन बढ़ता है और आपकी उस हिसाब से मार्जिन भी बढ़ती जाती है। और एक ऐसा समय आता है जब आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजी जो आपकी पीक पर होती है, उसको मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। जी हाँ, मैच्योरिटी पीरियड में आपके बिजनेस का जो पीरियड होता है वो टॉप पे होता है, वहाँ आपको सबसे हाई मार्जिन होता है और सबसे हाई कंपटीशन भी होता है। फिर उसके बाद एक समय आता है कि वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होने लगता है, उसके बहुत ही ज़्यादा कंपटीटर आ जाते हैं और मार्केट के डिमांड के हिसाब से, नो इवैल्यूएशन कम होने के हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है आपका डाउन होता जाता है। तो आपका जो वो इंडस्ट्री है, जो वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री आपकी डाउनफॉल होने लगती है। तो इसको बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री। तो 3 स्टेप्स में आपने जाना कि इंडस्ट्री को आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं स्टेप्स। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है नीड ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, जो आप बनाना चाहते हो, जिस इंडस्ट्री में, जिस मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की नीड कितनी है, किस लेवल की उसकी नीड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोडक्ट देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन नीड ऑफ रिलेवेंस उसकी बहुत कम हो, नीड ऑफ डिमांड बहुत कम हो या यूनिक ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ करने जा रहे हो, जो मार्केट चूज़ करने जा रहे हो और जो प्रोडक्ट आप बनाओगे, उस प्रोडक्ट की नीड ऑफ अर्जेंसी हाई होनी चाहिए। जब आपके प्रोडक्ट की नीड ऑफ अर्जेंसी हाई होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रॉफिट और आपकी डिमांड ज़्यादा होगी और आप अच्छा अपने बिजनेस में कर पाएंगे। दोस्तों, अगर सेकंड स्टेप्स की बात करें तो सेकंड स्टेप है मार्केट साइड। जी हाँ, जिस मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की मार्केट की साइज की क्या है, मतलब मार्केट की स्केलेबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स की अगर बात की जाए, मेडिकल फील्ड को लिया जाए, तो जैसे कैंसर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसकी स्केलेबिलिटी बहुत हाई है। तो ऐसे ही आप अगर प्रोडक्ट कोई बनाना चाह रहे हैं तो उसकी मार्केट की जो रीच है, मार्केट का जो साइज है, आप कहाँ तक कस्टमर को सर्व कर पाओगे, यह देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, थर्ड स्टेप है कोका। जी हाँ, कोका कोला वाला कोका नहीं, COCA यानी कोका। C फॉर कॉस्ट, O फॉर ऑफ, C फॉर कस्टमर एंड A फॉर एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ये क्या होता है, नहीं पता? मैं बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन वो एक्चुअल कास्ट होती है जो किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट के पास या प्रोडक्ट कंज्यूम करने तक लगती है। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर समझा जाए तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन वो लागत होती है जिस लागत पर आप कस्टमर लाते हो, प्रॉस्पेक्ट लाते हो और अपना कस्टमर बनाते हो। कोका में एक बात ध्यान देने लायक है कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन सेक्शन में आपका टाइम कितना लग रहा है और आपकी मनी कितनी लग रही है। इस लेवल पर आप स्केलेबिलिटी करके उसको जांच सकते हैं और अपना कस्टमर चूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट भी चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है
कॉस्ट ऑफ कस्टमर डिलाइट या कॉस्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, आपका जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है उसको उस प्रोडक्ट के द्वारा कस्टमर को किस लेवल तक खुश किया जा सकता है और उसको खुश करने में आपका कितना समय लग रहा है, आपका कितना कॉस्ट लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है, इसका इवैल्यूएशन करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 5वां स्टेप है यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट। आप जिस मार्केट में जाना चाहते हो, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो, आप उसको देखिए कि आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा यूनिक है दूसरों के प्रोडक्ट से। आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है, कितना क्लियर प्रोडक्ट है आपका। अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा यूनिक नहीं होगा तो मार्केट में कंपटीशंस भी ज़्यादा होंगे और कंपटीशंस ज़्यादा होने की वजह से आपको माल उधार बेचना पड़ सकता है, जो कि आप कभी नहीं बेचना चाहोगे। उधार माल बेचना पड़ सकता है, आपकी प्रॉफिट कम हो सकती है, कस्टमर आपके फाइनल डील करते करते, डील क्लोजिंग करते करते वापस जा सकता है अगर उसको पता चला कि बगल वाले दुकानदार ने जो है 2 रुपये कम में दे दिया सामान। तो ये भी बहुत ही मायने रखता है कि आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, इससे आपको प्रॉफिट भी इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों, अगला स्टेप, 6वां स्टेप है स्पीड टू ट्रांजैक्शन। जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है वो प्रोडक्ट आपके गोदाम से कितना जल्दी जल्दी खाली हो रहा है और कितना जल्दी जल्दी आप उसका टर्नओवर कर रहे हो, ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ किया है जो कि आपको कुछ बहुत ही समय के बाद टर्नओवर उसका हो रहा है, बहुत ही समय के बाद खाली हो रहा है, बंद हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा तो आप बार बार उस प्रोडक्ट, आपका स्टॉक खाली होगा और आप बार बार उसका जो है सेल करोगे, जिससे आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोई किराने का दुकानदार है। उस दुकानदार ने 1000 रुपये का सामान ला के रखा, जिसमें कुछ ग्रॉसरीज़ हैं, कुछ बिस्किट हैं, कुछ टॉफ़ीज़ हैं, और उसके कस्टमर बेस ऐसा है या वो प्रोडक्ट ऐसा है कि 1 महीने में 10 बार वो प्रोडक्ट खाली होता है और दुकानदार ला के भर देता है। तो उस टोटल माह का टर्नओवर कितना माना जाएगा? 1000 × 10, क्योंकि 10 टाइम्स उसने जो है वो प्रोडक्ट ला के मार्केट से अपने गोदाम में रखा और सेल किया, तो उसका टोटल टर्नओवर 10,000 का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट का टर्नओवर या रीच टू मार्केट, स्पीड टू मार्केट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, अगला स्टेप यानी 7वां स्टेप है चेक अप द फ्रंट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? अगर आप कोई मार्केट में जा रहे हो या आप नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल करने के लिए आपको अप फ्रंट वैल्यू कितनी लगानी पड़ रही है। दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो आपको कितना कैपेक्स लगाना पड़ रहा है। कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप उस प्रोडक्ट को, जो आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट की कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, यानी कि स्टार्टिंग में आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना पैसा लगाना चाह रहे हो। कहीं बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है जिससे कि आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज हो जाए। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल कम हो गया तो आप सेल नहीं कर पाओगे और मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान देने लायक है कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो या सेल करने जा रहे हो, उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या है और उस प्रोडक्ट की आपका मार्केट में अप फ्रंट वैल्यू क्या है, अप फ्रंट कॉस्ट क्या है। दोस्तों, 8वां स्टेप है अप सेल एंड क्रॉस सेल। अप सेल और क्रॉस सेल क्या होता है? अप सेल, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो अगर आपके शॉप में कोई कस्टमर आता है, तो जैसे मान लीजिए आपके दुकान पे कोई प्रोडक्ट कस्टमर आता है, आपसे 1000 रुपये की ग्रॉसरीज़ ले जाता है, तो आप उसको ऐसा इन्वॉल्व कर दीजिए कि उस 1000 की ग्रॉसरी के साथ साथ वो 2000 3000 का और सामान, दूसरे कैटेगरी का सामान भी ले ले। इसको बोलते हैं अप सेल। और क्रॉस सेल क्या होता है? क्रॉस सेल का मतलब होता है कि जो सामान आपका, जो प्रोडक्ट कस्टमर लेने आया है, उस प्रोडक्ट के साथ, उस प्रोडक्ट से मिलता जुलता और क्या सामान आप बेच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं,
मान लीजिए आप मोबाइल की शॉप करते हैं, तो आप कस्टमर को मोबाइल सेल करते हैं, ओके। तो आजकल केवल मोबाइल लोग नहीं चलाते हैं, मतलब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के साथ साथ मोबाइल की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो मोबाइल अगर कस्टमर लेने आया है तो आप उसके साथ ही साथ आप उसको बैक कवर, आप उसको स्क्रीन गार्ड, ओके, आप उसको ये सब भी आप सेल कर दो, तो ये माना जाएगा आपका क्रॉस सेल। बड़े एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हैं। मैकडॉनल्ड्स में अगर आप जाते हो, मैकडॉनल्ड्स में किसी भी स्टोर पे आप जाइए तो वहाँ आपको ऑफ़र दिया जाएगा, वहाँ आपके जो है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपको ऑफ़र देंगे कि अगर आप एक बर्गर लेते हो और 50 रुपीज़ प्लस कर देते हो तो आपको फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएगा, और 20 रुपीज़ ऐड कर देते हो आपको कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने एक तरह से क्रॉस सेल किया। तो आपको भी देखना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट में आप क्या क्या अपसेल कर सकते हो, आप क्या क्रॉस सेल कर सकते हो। वाइड वैरायटी ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तो आप ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे और ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पाओगे। तो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी हाँ, हमारा लास्ट स्टेप है एंट्री बैरियर। ये क्या होता है? एंट्री बैरियर वो चीज़ होती है जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक सस्टेन करने में आपके फील्ड में हेल्प करती है। कैसे? एंट्री बैरियर को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट को आप ऐसे जो है आप मैनेज करिए कि उसकी आप मोनोपोली बाज़ार में क्रिएट कर लीजिए, जो कि और कोई वो सर्विस ना देता हो। जी हाँ, आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट बनाया और साल 2 साल में कंपटीटर पैदा हुए और आपको जो है गेम ओवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी। एक तरीका और हो सकता है कि अगर आप अपने कस्टमर को ग्रेटिफाई करते हो, ऐसा ग्रेटिफाई करिए कि आपके कस्टमर आप खुश हो जाए, जिससे आपके बिज़नेस के रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो। तो इससे आप जो है मार्केट में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सस्टेन कर पाएंगे और अपना कैश फ्लो जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये 9 स्टेप्स कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और बताने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसे ही बिजनेस से जुड़े अलग अलग कंटेंट चाहिए, अलग अलग सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे आप मिस कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि badabusiness.com आज देश विदेश में कैसे लोगों के छोटे छोटे बिजनेस को ग्रो कर रहा है, कैसे एक ब्रांच से 20 ब्रांच, 10 ब्रांच ऑल ओवर इंडिया, कैसे लोगों का ब्रांच एक्सपेंड किया जा रहा है। आपको अगर ये सब जानना है और आप बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानना है, चाहे आपको EAE के बारे में जानना हो, IBC क्या होता है इसके बारे में जानना हो, या बड़ा बिजनेस कैसे काम करती है, इस सब के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करें और मुझे आप मिस कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको श्योर जो है आपको जवाब दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, हैव ए नाइस डे।